दोस्तों मेरे पीछे इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जहां एयरटेल और जियो अपना मंथली प्लान लगभग 400 रुपए का बेचते हैं, वहीं पे बीएसएनएल ये काम आधे प्राइस में कर रहा है। अब मैं आपको रमेश की कहानी सुनाना चाहता हूं। रमेश गाजियाबाद में एक छोटा किराना स्टोर चलाता है। उसका यूपीआई से ट्रांजैक्शन होता है। उसके 2 बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। उसकी वाइफ व्हाट्सएप पे अपना टेलरिंग बिजनेस चलाती है और कस्टमर्स इसी से ऑर्डर भेजते हैं। अब पिछले महीने रमेश अपना जियो रिचार्ज करवाने गया। जो प्लान पहले 3,599 रुपए का था, अब 3,999 का हो चुका था। उसने एयरटेल चेक किया, सेम प्राइस। उसने वोडाफोन चेक किया, सेम प्राइस। अब रमेश को ना 5G चाहिए, ना अनलिमिटेड OTT सब्सक्रिप्शंस। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि भाई कॉलिंग चले, व्हाट्सएप चले, यूपीआई चले, बस। लेकिन मार्केट में उसके लिए कोई जेन्युइनली सस्ता रिलायबल ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो उसने अपने पड़ोसी से पूछा, बीएसएनएल ट्राई करूं? पड़ोसी ने कहा, बीएसएनएल का नेटवर्क वीक है यार, छोड़ दे। तो रमेश ने वही महंगा रिचार्ज करवा लिया क्योंकि उसके पास कोई रियल चॉइस नहीं थी। यह सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, यह करोड़ों इंडियन फैमिलीज की कहानी है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सवाल रखना चाहता हूं, जिसका जवाब मैं आपको एंड में दूंगा। सवाल यह है कि जब जियो और एयरटेल हर क्वार्टर multi-thousand करोड़ प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कंज्यूमर की रिचार्ज प्राइस बढ़ क्यों रही है? डेटा की कॉस्ट घट क्यों नहीं रही है? देखो, यह जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं है, यह जवाब एक कंपनी के नाम में छुपा है जिसे हमने भुला दिया था, BSNL। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सुनील डागर, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी इन स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए पहले इस नाम BSNL को दोबारा समझते हैं, क्योंकि इसके हर लेटर का एक मतलब है जिसको अनफॉर्चुनेटली हम भुला चुके हैं। B से आता है भारत। यह एक फॉरेन कंपनी नहीं है, यह इंडिया की अपनी कंपनी है पूरी तरह। S से आता है संचार, यानी कम्युनिकेशन। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह एक बेसिक सर्विस है, जैसे बिजली, पानी, रोटी। N से आता है निगम, कॉरपोरेशन। एक PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो प्रॉफिट के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी अकाउंटेबल है। और L से आता है लिमिटेड, एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी जो प्राइवेट कंपनी से कॉम्पिटिटिव होने के लिए इजीली कैपेबल है, पर अगर उसे सपोर्ट मिले तो। अब इस नाम को दोबारा देखिए, BSNL सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है, यह एक प्रॉमिस है कि टेलीकॉम इंडिया में सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं बनेगा, यह एक पब्लिक यूटिलिटी रहेगा। और यह प्रॉमिस पिछले 10 साल में हमने भुला दिया था। एक जमाने में BSNL की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होती थी। 2000 की शुरुआत में जब मोबाइल फोन इंडिया में नए आए, BSNL ही वो कंपनी थी जो रिमोट विलेजेस, छोटे टाउन्स और बॉर्डर एरियाज तक नेटवर्क लेकर गई, जहां प्राइवेट कंपनीज का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां प्रॉफिट मार्जिन कम था। लेकिन 2010 के बाद जब प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में अग्रेसिव कंपटीशन शुरू हुआ, तो BSNL पीछे रह गई। ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, डिलेड टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, और उसके बाद सबसे बड़ा ब्लो आया 2016 में। जियो ने अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया और BSNL के पास तब तक कोई अपना 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन ही प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ था। इसका रिजल्ट, BSNL जो कभी मार्केट लीडर हुआ करती थी, धीरे धीरे अपने सब्सक्राइबर खोने लगी। कंपनी कॉन्टिन्यूअसली लॉसेस यानी घाटे में जाने लगी। एक जमाने में इंडिया में 10 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स हुआ करते थे, एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, MTS एटसेट्रा। आज प्रैक्टिकली सिर्फ जियो और एयरटेल की एक वर्चुअल डुओपोली चल रही है। वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, वो स्ट्रगलिंग कंडीशन में है। जब मार्केट में सिर्फ 2-3 बड़े प्लेयर्स बचते हैं और उनके बीच जेन्युइन प्राइस कंपटीशन खत्म हो जाता है, तो कंपनीज अपने प्राइसेस कोऑर्डिनेट कर सकती है और कंज्यूमर के पास कोई रियल ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है। और ये काफी अनफॉर्चुनेट और खतरनाक सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। अब आइए नंबर्स देखते हैं। जियो का 1 साल का प्लान जो 2.5 GB डेली डेटा के साथ आता है, वो लगभग 3,999 रुपए तक पहुंच चुका है। एयरटेल का भी वही रेंज है और वोडाफोन आइडिया 3,599 में से लेके 3,799 रुपए तक ये प्लान देता है। लेकिन BSNL का यही कैटेगरी का प्लान है 2,399 रुपए, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग इंक्लूडेड। मतलब तीनों प्राइवेट प्लेयर्स का प्लान BSNL से लगभग 1,200 से लेके 1,600 रुपए ज्यादा महंगा है, सिर्फ 1 साल के लिए।
और ये कोई एक बार का प्राइस हाइक नहीं है। इंडस्ट्री एनालिस्ट ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 के दूसरे हाफ में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ में 10 से 20% का हाइक लाने वाले हैं। सोचिए, जो फैमिली ऑलरेडी अपने मंथली बजट में टेलीकॉम के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट रखती है, उनके लिए यह रिचार्ज एक लग्जरी एक्सपेंस बन चुका है, बेसिक यूटिलिटी नहीं। इकोनॉमिस्ट इस फिनोमिना को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, पब्लिक यूटिलिटी एंकर। मतलब एक सरकारी कंपनी की सिर्फ मौजूदगी प्राइवेट कंपनीज को डिसिप्लिन रखती है, चाहे कंज्यूमर बीएसएनएल यूज करे या ना करे। जब बीएसएनएल के पास एक अफोर्डेबल, रिलायबल ऑल्टरनेटिव होता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्राइसेस को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ज्यादा अग्रेसिव होंगे तो कंज्यूमर बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ये एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है जो दुनिया के दूसरे देशों में भी अप्लाई होता है। फ्रांस में ऑरेंज, जर्मनी में डॉयच टेलीकॉम, दोनों में गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट स्टेक है, ताकि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन पूरी हो सके और सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन डिसीजंस ना लिए जाएं। तो दोस्तों याद रखिए, जब बीएसएनएल कमजोर होती है, सिर्फ बीएसएनएल का नुकसान नहीं होता, पूरे मार्केट का डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। अब समझते हैं असल में जमीन पे क्या हो रहा है, और ये इस पूरी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। बीएसएनएल सिर्फ एक अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं बन रहा, बीएसएनएल इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। दुनिया भर में टेलीकॉम इक्विपमेंट का मार्केट नोकिया, एरिक्सन, हुआवे, सैमसंग जैसी फॉरेन कंपनीज कंट्रोल करती हैं। प्राइवेट इंडियन कंपनीज भी अपना नेटवर्क चलाने के लिए इन्हीं फॉरेन कंपनीज पे डिपेंड करती हैं। पर बीएसएनएल ने एक अलग रास्ता चुना। टीसीएस, सी डॉट और तेजस नेटवर्क के एक कंसोर्टियम ने मिलकर पूरी तरह से एक इंडिजिनस यानी भारत का अपना 4G स्टैक डेवलप किया है, जिसे भारत टेलीकॉम स्टैक कहते हैं। यह कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी बनाता है। तेजस नेटवर्क्स बेस स्टेशंस और रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करता है, और टीसीएस पूरा इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग ये सब संभालता है अपने कॉग्निटिव नेटवर्क ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करके नेटवर्क परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया दुनिया का सिर्फ चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अपना खुद का एंड टू एंड इंडिजिनस टेलीकॉम रेडियो एक्सेस नेटवर्क डिजाइन और डिप्लॉय किया हो। यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी ने खुद कंफर्म किया है that India is only the 4th country that has done this, and not only installed 1 lakh towers, which was a monumental task, but is now scaling the network. अभी तक 1 लाख के लगभग 4G टावर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। 96,000 से ज्यादा टावर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। नेटवर्क अपटाइम, जो नेटवर्क की रिलायबिलिटी और अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी बताता है, वो 95% से ज्यादा स्टेबलाइज हो चुका है। इससे 26,700 से ज्यादा गांव में, जहां पहले कभी नेटवर्क नहीं था, पहली बार रिलायबल 4G कनेक्टिविटी पहुंची है, और 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को इसका सीधा सीधा फायदा मिला है। अब वो सवाल याद है जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था, जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हर क्वार्टर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कर रही हैं, तो फिर कंज्यूमर की रिचार्ज प्राइस ही क्यों बढ़ रही है? अब आपके पास जवाब है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो चुका था। जब बीएसएनएल कमजोर पड़ा, मार्केट एक वर्चुअल डुओपोली में बदल गया, और डुओपोली में कंपनीज कोऑर्डिनेट कर सकती है बिना किसी चीज का डर रखे। रमेश की रिचार्ज प्राइस इसलिए बढ़ी क्योंकि उसके पास जेन्युइनली कोई रियल ऑल्टरनेटिव नहीं बचा था। लेकिन अब यह बदलने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, वो अपना खुद का इंडिजिनस नेटवर्क अपनी खुद की ताकत पे वापस खड़ा कर रही है। यह रिवाइवल रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक क्लियर टाइमलाइन है। आइए इस टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, 2019 पहला रिवाइवल पैकेज आता है। गवर्नमेंट बीएसएनएल को छोड़ने की बजाय एक मैसिव सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाती है। 2019 से 2025 टोटल मिलाकर 3.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का गवर्नमेंट सपोर्ट कमिटेड होता है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन, वीआरएस स्कीम्स, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, नेटवर्क अपग्रेड के थ्रू। सितंबर 2025 भारत टेलीकॉम स्टैक ऑफिशियली अनवील होता है, टीसीएस, सी डॉट और तेजस नेटवर्क्स के थ्रू। मीनवाइल 2021 फाइनेंशियल ईयर के बाद से ही बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पोस्ट करना शुरू कर चुकी है। मतलब कंपनी का कोर बिजनेस अब फाइनेंशियली सस्टेनेबल बन रहा है। अर्ली 2026
बीएसएनएल वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सर्विस नेशन वाइड लॉन्च करती है, जिससे वीक सिग्नल एरियाज में भी कॉल्स वाईफाई के थ्रू पॉसिबल हैं। मिड 2026 96,000 से ज्यादा टावर्स एक्टिव और 20,000 एडिशनल साइट्स के ऑर्डर फाइनलाइज हो चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक एक्सपेंशन के लिए यह कंपनी का स्लो, डेलिब्रेट, सिस्टमैटिक कमबैक है और यह अभी भी चल रहा है। अब इस पूरी कहानी को एक नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लेंस से देखते हैं। सोचिए, अगर इंडिया का पूरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन इक्विपमेंट पे बेस्ड होता और कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए तो उस इक्विपमेंट के थ्रू डेटा सर्विलेंस या नेटवर्क डिसरप्शन का रिस्क हमेशा बना रहता है। दुनिया भर में हुआवी के इक्विपमेंट को लेकर कई कंट्रीज ने एग्जैक्टली इसी रिस्क की वजह से काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। एक फुल्ली इंडिजिनस स्टैक इस रिस्क को परमानेंटली खत्म कर देता है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक जेन्युइनली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। और बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। भारत नेट जो गवर्नमेंट का रूरल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है, 6 लाख से ज्यादा विलेजेस को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता है, जहां प्राइवेट कंपनीज कमर्शियल वायबिलिटी की वजह से नहीं जाना चाहती। वहीं पे बीएसएनएल अपना पब्लिक सर्विस मैंडेट के थ्रू पहुंचता है। बीएसएनएल के पास एक जेन्युइनली एक्साइटिंग फ्यूचर रोड मैप है। 6 की डायरेक्शंस हैं। एक होम ग्रोन एआई इंटीग्रेशन। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज अपने एआई इन्वेस्टमेंट बड़े फॉरेन टेक जायंट्स के साथ पार्टनरशिप्स के थ्रू कर रही हैं। एडवांस एआई सर्विसेज सिर्फ प्रीमियम एंटरप्राइज लेवल पेइंग कस्टमर्स के लिए रिजर्व होती है, लेकिन इंडिया के पास अपने खुद के होम ग्रोन एआई इनिशिएटिव्स हैं, जैसे भाषिनी जो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए डिजाइन किया गया है, सर्वम एआई जो हिंदी, तमिल, उड़िया जैसी भाषाओं में काम करता है। अगर बीएसएनएल अपने इंडिजिनस नेटवर्क को इन एआई प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर दे तो एक टियर 4 विलेज का स्टूडेंट बिना महंगा डेटा पैक लिए फ्री या सब्सिडाइज्ड एआई पावर्ड एजुकेशनल ट्यूटर तक पहुंच सकता है। 2. 5G अपग्रेड पाथ। बीएसएनएल का इंडिजिनस 4G स्टैक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू 5G तक इवॉल्व कर सकता है। यह कोई नया हार्डवेयर नहीं मांगता, सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल एवोल्यूशन। 3. 6G रेस में एंट्री। साउथ कोरिया 2028 तक वर्ल्ड फर्स्ट 6G पायलट देना चाहता है। चाइना $5 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। फिनलैंड अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के थ्रू रिसर्च लीडरशिप रखती है। जापान $3 बिलियन के बियॉन्ड 5G प्रोग्राम पे काम कर रहा है। इंडिया इस रेस में एक राइजिंग कंटेंडर है और बीएसएनएल का प्रूवन इंडिजिनस स्टैक इस रेस के लिए जरूरी फाउंडेशन है। 4. टावर एक्सपेंशन। 20,000 एडिशनल साइट्स ऑलरेडी ऑर्डर में है। 10,000 और साइट्स का टेंडर फ्लोटेड हो चुका है। लगभग इस साल तक ये हो जाएगा। नंबर 5. वॉइस ओवर वाईफाई और इंडोर कवरेज। वीक सिग्नल एरियाज में भी रिलायबल कॉलिंग इंश्योर करना। और 6. रूरल और बॉर्डर कनेक्टिविटी। भारत नेट के थ्रू 6 लाख गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये टॉपिक मल्टीपल पेपर्स को टच करता है। जीएस 3 इकोनॉमी, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, इन सब में इस तरह के सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक लास्ट चीज के साथ खत्म करना चाहता हूं। रमेश याद है वो गाजियाबाद वाला दुकानदार? अभी भी अपना महंगा रिचार्ज करवा रहा है, लेकिन अगले साल जब बीएसएनएल के 4G टावर्स उसके एरिया में पहुंचेंगे, जब उसका नेटवर्क रिलायबल होगा, जब उसके पास एक जेन्युइन चॉइस होगी, तब रमेश के पास पहली बार पावर होगी। और जिस दिन करोड़ों रमेश अपने रिचार्ज के लिए बीएसएनएल चूज कर सकेंगे, उसी दिन जियो और एयरटेल भी अपने प्राइसेस को दोबारा सोचने पे मजबूर होंगे। यह सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी का कमबैक नहीं है, यह इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को वापस कंज्यूमर्स के हाथ में देने की कहानी है। बीएसएनएल को सिर्फ सरवाइव करने की जरूरत नहीं है, बीएसएनएल को जीतने की जरूरत है, और तभी जीतेगा इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सुनील डागर, और ऐसी खबरों के लिए प्लीज कीप वॉचिंग स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।